ओके, हम लोगों ने जो सारी चीजें देख ली थी उसमें टाइप्स ऑफ वेव्स हमें एक दफा देखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स में हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि हम मीडियम की बेस पे कि वेव उस मीडियम में कैसे प्रोपोगेट कर रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, उसकी बेस पे हम लोगों ने दो आपके पास फर्दर टाइप्स हैं वेव्स की। पहली है आपके पास मैकेनिकल वेव्स, दूसरी है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये दोनों है और इन दोनों में आपके पास डिफरेंस क्या होता है? इस दोनों में आपके पास ये डिफरेंस होता है कि आपके पास जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उससे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हम मीडियम भी देख चुके हैं कि क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस तरह की एक्सरेज वगैरह हो गई, इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड होती हैं टू में। एक है आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इन दोनों में आपके पास मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, वो वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस यस केस में टीचर। आपके पास क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है, मैं लिख भी देती हूँ, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट perpendicularly to the direction of propagation of wave। हम लोगों ने ये चीज देखी थी ना कि फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने अपने पेन को डिप किया था पानी के बीकर में, पानी हमने लिया हुआ है फॉर एग्जांपल एक टब में और इसमें है, उसमें मैं क्या करती थी, वेव्स इस तरह ट्रेवल होती थी। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी कैप रखा हुआ है, कोई भी ढक्कन रखा हुआ है, तो वो क्या करता था, वो या ऊपर होता था या वो नीचे होता था। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव्स इस तरह है, और जो आपका फिक्स्ड कोई भी आपने चीज रखी हुई है, कोई भी ऐसी चीज रखनी है जो डूबे ना। ठीक है, आपने कोई कैप रख लिया, कोई नॉब रख लिया, कुछ भी रख लिया, तो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा था कि वेव्स इस तरह ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन जो भी आपने कोई भी चीज रखी हुई है, वो जो आपका पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन कैसी है, या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होंगी, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स होंगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये समझ आ गई। लॉन्गिट्यूडनल में ये होता है कि जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैं उनकी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है और जो आपके पास पार्टिकल है जो वाइब्रेट हो रहा है, उनकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, सेम होगी। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, इसमें आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली आता है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन में क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई भी स्प्रिंग है और मैं कहती हूँ कि वो यहाँ पे ऐसे है, देन उसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी वो ही है, और फिर इसको मैंने कंप्रेस किया है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास क्या कहलाता है, कंप्रेस पार्ट। ठीक है, और क्या कहलाया जाएगा, ये कंप्रेशन। और ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन में क्या होगा कि क्लोज होंगे, जो आपके पास पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो क्लोज होंगे। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े थोड़े दूर होंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? और ये फिर आपके पास एक आता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा को ड्राइव करने के लिए। तो आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होती है ना। और हमें ये भी पता है कि जब हम लोग वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेवलेंथ, हम लोगों ने कहा था कि जब हम वेव का डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होगी, या तो क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस, या तो ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस। ट्रफ। तो मैं डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लिख सकती हूँ, और मुझे पता है वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट होता है, और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे पता है कि टाइम किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आप जी। इसमें 1/f पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, समझ आया? यस टीचर। ठीक है, ये था। फिर आपकी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा रही थी, ये एग्जांपल है आपके पास, बहुत ही इजी है। इसमें क्या है, सिंपल, आपके पास एक सितार स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट्स कर रहा है, आपके पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसने आपको दी हुई है 400 हर्ट्ज।
और वो आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो मुझे पता है ये क्या है, t इज इक्वल टू 1f। सिंपली f की वैल्यू पुट करो और ले आओ। और ये वाला जो काम हुआ वह है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे, प्रीफिक्सेस। ठीक है, 0.0025। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की वैल्यू में लिखूं तो 1, मैं कितना मूव कर रही हूँ इस डेसिमल को, 1, 2 और 3, तो 2.5 एक्सपोनेंट -3। जब आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हो तो एक्सपोनेंट की पावर किस में आती है, पॉजिटिव में। लेकिन आप जब यहाँ से मूव करते हो तो आपकी एक्सपोनेंट की पावर किस में आती है, नेगेटिव में। और मुझे ये भी पता है एक्सपोनेंट -3 किसके इक्वल है, मिली के। ठीक है, ये पढ़े होंगे आपने प्रीफिक्सेस, यस मिली, टीचर। सेंटी, डेसी, माइक्रो, हेक्सा, ये सारे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक और है। इसके बाद है आपके पास एक और न्यूमेरिकल्स है, उसमें आपको क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 400 हर्ट्ज के। और आपको वेवलेंथ गिवन है, कितनी है वेवलेंथ, 3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। अभी आपने जो रिलेशनशिप ड्राइव किया था v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो आपके पास एफ भी है, लेमडा भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये एक यस छोटा सा एक टीचर। और न्यूमेरिकल्स है। अच्छा, आज जो हम लोगों ने टॉपिक, जो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है, वो हमने रिफ्लेक्शन देखना है। कोई आइडिया है रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्ट होके वापस आना। ठीक है, यस टीचर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपके पास कोई भी चीज आपके पास रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं ना, आपके पास यहाँ पे अगर सन है, आप यहाँ पे मिरर उसकी इस डायरेक्शन में रख दो, तो क्या होगी, आपकी जो सन रेज होंगी ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि ये वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें आपके पास ये होता है कि वेव बाउंड्री से टकरा के वापस आती है। किससे टकरा के आएगी, बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है और मैं कहती हूँ कि ये एक फिक्स एंड है, ये क्या है, एक वॉल है, जो वॉल के साथ मैंने उस रस्सी को बांधा हुआ है या वॉट एवर। ठीक है, तो ये जो मेरे पास फिक्स एंड है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, बाउंड्री। जो आपकी वेव होगी ना, वो इस बाउंड्री से टकरा के जब वापस आएगी तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, अब क्या किया मैंने, सिंपली मैं कहती हूँ कि यहाँ से मैंने इस स्ट्रिंग को पकड़ा और मैंने इसमें क्या प्रोड्यूस किया, इस तरह आपके पास एक वेव हुई। और मुझे पता है कि वेव ट्रेवल करेगी। अगर फॉर एग्जांपल अभी ये इस पॉइंट पे है तो थोड़ी देर बाद वो किस पॉइंट पे होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, इस बाउंड्री के पास आ जाएगी। और फिर क्या होगा, जब ये इस बाउंड्री से टकरा के आएगी ना, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम पहले हम ये देख लेते हैं। ये आपकी बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये ना आप लोगों का फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम ये देख लेते हैं। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या फर्क होता है, रेयर मीडियम में आपके पास क्या होगा, जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है। डेंसिटी क्या होगी, आपका लेस डेंस मीडियम होगा। और डेंसर मीडियम क्या होगा, उसकी रिलेटिव हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास वेव है, ये मैं कहती हूँ कि ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे क्या है आपके पास, रेयर मीडियम है। और जो आपने फिक्स एंड किया हुआ है वो आपके पास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी आपकी वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से टकराएगी, ये जब वापस आएगी ना, तो इसमें क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा। क्या होगा, फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट क्या होता है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी वेव का फेज शिफ्ट 180 डिग्री हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि उसका एंगल चेंज हुआ है। एंगल चेंज हुआ है तो वो क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। तो इससे हमने ये देखा कि जब भी आपकी वेव ट्रेवल कर रही होगी रेयर मीडियम में, और फिर वो टकराएगी किसी भी बाउंड्री पे, और वो मीडियम आपके पास क्या होगा, डेंसर, तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो क्या करेगी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। कुछ समझ आया, यस टीचर। ओके। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मेरा ये एक मीडियम है, यहाँ पे कोई भी रे टकरा रही है, और रिफ्लेक्शन में यही होगा ना कि रे वापस आएगी। ठीक है, तो जो रे मैं भेज रही हूँ ना उस मीडियम के ऊपर, वो आपके पास कहलाती है इंसिडेंट रे। और अगर हम वेव की बात करें, अगर हम वेव को भेज रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट वेव। ठीक है, यस। और जब ये टकरा के उस मीडियम से, ये आपके पास मीडियम है, ये वो बाउंड्री है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन हो रही है, इसी बाउंड्री के साथ टकरा के वापस आ रही है। तो ये जो वेव टकरा के वापस आ रही है, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड वे। ठीक है,
तो ये थोड़ा-सा था। रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होगा कि सिंपली आपके पास कोई भी बाउंड्री होगी, उससे जब आपकी वेव टकराएगी, वो वापस आएगी, तो वो आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव। एक आपके पास वेव्स होती हैं जिनके पास मैग्नेटिक मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, ये आपका कोर्स का नहीं है। लाइट रेज होती हैं और इनके को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें आपके पास क्या होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड होता है। हमने देखा था ना एक टाइप ऑफ वे में क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जिस तरह एक्स रेज वगैरह हो गई और ये सब हो गया। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स में आपके पास होता है मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होंगी उसमें क्या होगा कि आपकी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल जब करती है तो क्या आती है, रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्ट बैक करके आती है। अभी जब हम स्ट्रिंग की ही एग्जांपल ले रहे थे तो एक मीडियम ये था, दूसरा मीडियम ये था आपके पास, जो पॉइंट फिक्स था। तो जब उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल किया तो वापस क्या हुई उसकी, रिफ्लेक्शन, और आपकी वेव 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ वापस आई। ठीक है, यस टीचर। ये आपके पास ये है। अगर हम बाकी आपकी बुक की भी एग्जांपल्स को कंसीडर करें तो उसमें यह है कि जब हम लोग अक्सर कोई बहुत बड़ा हॉल है उसके अंदर हम लोग क्लैपिंग करते हैं तो हमें इको वापस सुनाई देती है। वो क्यों सुनाई दे रही होती है, क्योंकि आपकी जितनी भी वॉल्स हैं उस हॉल की, आपकी जो साउंड वेव है वो उसके साथ टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हॉल में खड़े हुए और आप कहते हो हेलो, तो थोड़ी देर बाद आपको इसकी इको दोबारा सुनाई दे रही होती है। वो इसीलिए सुनाई दे रही होती है कि जो आपकी फिक्स्ड उसमें क्या है, वॉल्स हैं, उसके साथ जब आपकी वेव इंसिडेंट वेव टकरा रही है और फिर वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से आपको क्या आता है, दोबारा से अपनी ही आवाज वापस आती है। ठीक है, अब कितना, अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही बोला है हेलो, मुझे फौरन आवाज नहीं वापस आती, थोड़े टाइम बाद आती है। ये पता है किस पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी, अब ये डिस्टेंस किस किस के बीच में होगा, बिटवीन पर्सन क्लैपिंग, कि कब उसने क्लैप किया है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे मेरी इको कब वापस सुनाई देगी। ठीक है, तो सिंपली हमने इस पूरे टॉपिक से ये किया कि हमारी वेव जो भी है वो किसी दूसरे मीडियम के ऊपर टकराती है तो वो बाउंस बैक करके आती है सरफेस से, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी सा टॉपिक था। देन हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास इंटरफेरेंस। कोई आइडिया है इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होती है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव बेसिकली आपको दिखती है स्ट्रिंग्स वगैरह में, बीट्स बीट्स अगर अभी आप लोगों का टॉपिक नहीं है तो इन सब चीज़ों में दिख रही होती है। इंटरफेरेंस बेसिकली आपके पास क्या होती है, अगर मैं प्योर उर्दू में बात करूं तो मिलना वेव्स का। ठीक है, वेव्स का मिलने को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी मुझे ये पता है कि अभी हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा जिसमें फॉर एग्जांपल ये एक फिक्स एंड था और मैंने कहा कि मैंने अपने हाथ से इस रस्सी में थोड़े जर्क्स प्रोड्यूस किए तो वेव ने ट्रेवल किया। ठीक है, यही वेव यहाँ पे आई और देन यहाँ पे आई और बाउंस बैक करके गई। ठीक है, वो एक ही वेव थी जो ट्रेवल कर रही थी। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मीडियम में एक से ज्यादा वेव है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये एक रस्सी है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो और यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ से आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हो और यहाँ से मैं वेव प्रोड्यूस कर रही हूँ, और यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, मैंने टेप लगा दी या कोई भी पार्टिकल कर दिया। अब इस बेचारे के लिए तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई किसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूं, इसके हिसाब से अपने आप को डिस्प्लेस करूं या इसके हिसाब से अपने आप को डिस्प्लेस करूं। ठीक है, जब आपके पास वन वेव का कॉन्सेप्ट था तो तब ये आपके पास इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं आता। लेकिन क्या हो कि अगर मेरे पास मोर देन वन वेव हो तो इस पार्टिकल के लिए तो कंफ्यूजन हो गई ना, ये बेचारा तो फंस गया। ठीक है, इसे अब नहीं पता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि ये वाली वेव आपने जो प्रोड्यूस की है वो y1 है और जो मैंने वेव प्रोड्यूस की है वो y2 है। अब मुझे नहीं, इस पार्टिकल को नहीं पता कि मुझे y1 के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करनी है या y2 के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करनी है। तो इस केस में ये बेचारा फंस जाता है। तो इसको हमने इस केस से निकालने के लिए फिजिक्स वालों ने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था जो कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। ये मोर देन वन वेव्स के लिए है। समझ आ रहा है बच्चे? यस टीचर।
उसने हमें ये बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल इन बिटवीन टू वेव्स है, फॉर एग्जांपल y1 और y2, इन दो वेव्स के दरमियान अगर कोई भी पार्टिकल है तो इसके ऊपर y नेट किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2, मतलब दोनों के सम के इक्वल वो डिस्प्लेस करेगा खुद को। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो फर्स्ट वेव मैंने प्रोड्यूस की वो a1 थी, ठीक है, जो दूसरी वेव मैंने प्रोड्यूस की वो a2 थी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, तो वो जो पार्टिकल बीच में ये लगा हुआ है ये कितना डिस्प्लेस करेगा, a1 प्लस a2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि आपने वेव a1 प्रोड्यूस की लेकिन मैंने इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में a2 प्रोड्यूस की, तो इस केस में ये पार्टिकल क्या इतना मूव करेगा, वो मूव करेगा a2 माइनस a1। ठीक है, इतना समझ आया बच्चे? ठीक है। अभी तो सिर्फ ये दो केसेस है ना, जब एक है कि सेम डायरेक्शन में वेव अप्लाई हो रही हो, और एक है कि एक सेम है और एक उसके ऑपोजिट है। एक और केस भी होता है, ये आपकी बुक में नहीं है, उसमें ये होता है कि अगर बिटवीन में है, तो फिर वो आप मैग्नीट्यूड करके लेते हो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 स्क्वायर है और यहाँ पे 3, ये आपके केस में नहीं है, इसको रहने दो। ठीक है, आपके पास सिर्फ पहले दो केसेस है। पहले केस ये है कि अगर आपकी जो दोनों वेव्स अप्लाई हो रही हैं उस पार्टिकल पे, उनकी सेम डायरेक्शन है। और दूसरा केस क्या है, जो भी आपके पास वेव है उसके ऊपर जो आप दो वेव्स अप्लाई कर रहे हो, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमने सम करते हुए भी वेक्टर्स का जब सम किया था तो हमने यही कहा था कि नेगेटिव आ जाता है, यही ठीक है। किया था ना। तो सिंपली अगर फॉर एग्जांपल ये अगर a1 है, ये बिल्कुल सेम दूसरा है, उसी के सेम मैग्नीट्यूड का है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम माइनस a1 लिख देते थे। तो ये आपके पास बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम होता है। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली आ कहाँ रहा होता है इंटरफेरेंस, ये आपका आ रहा होता है साउंड वेव्स में आ रहा होता है, लाइट वेव्स में आ रहा होता है, स्ट्रिंग वगैरह में आ रहा होता है। स्ट्रिंग में तो हमने देख लिया ना, एक तरफ से आप रस्सी को हिला रहे हो, एक तरफ से मैं हिला रही हूँ। अच्छा, साउंड वेव्स में क्या होगा कि एक स्पीकर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक स्पीकर यहाँ पे खड़ा पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो दो वेव्स प्रोड्यूस हो गई, मैं एक ठीक है। पार्टिकल हो गई। ठीक है, इसी तरह लाइट वेव्स में भी आपके पास होता है कि मैंने दो स्लिट्स लगा ली, उसमें स्लिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, उसमें स्लिट्स का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर लाइट रेज दो तीन स्लिट से पास हो रही है तो आपकी आई कौन सा डिटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो है। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये हम उसी से देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये आप एक दफा पढ़ लेना। ये वही क्लैप वगैरह की एग्जांपल दी हुई है, लाइट वगैरह की दी हुई है, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स वगैरह बताया हुआ है, ये आप एक दफा पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस है, एक आपके पास कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी क्या है आपके पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी जो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हमने ये कहा था ना कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, अगर एक ही चीज पे फॉर एग्जांपल जो दो वेव्स में अप्लाई कर रही हूँ उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जब आपके पास डायरेक्शन सेम होती है आपके पास, तब जिस चीज का कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और जब आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो आपके पास जिसका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो, मेरे पास एक रे है ये वाली y1, ये ऊपर वाली, और दूसरी है y2। ठीक है, दोनों की क्या सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो जब इसकी रिजल्टेंट वेव आएगी ना उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव से ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे पता है y नेट किसके इक्वल है, y नेट इक्वल है y1 प्लस y2। ठीक है, और दोनों की अगर सेम डायरेक्शन, अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सिंपल मैथ्स की भी बात करूं, तो दोनों अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ y1 2 है और y2 4 है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो इन दोनों से इक्वल आ रहा है ना, इससे बड़ा आ रहा है ना, 6 आ रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास सेम डायरेक्शन में वेव होगी तो जो आपकी रिजल्टेंट वेव आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बड़ा होगा, दोनों वेव्स के निस्बत जो आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आपके पास फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट्स होती हैं, y1 और ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और y2 आपके पास किस में लग रही है, नीचे वाली डायरेक्शन में। जब आपने इन दोनों का इंटरफेरेंस निकालोगे तो क्या होगा, y1 माइनस y2, तो ये देखो ये कितना कम सा इसका आ रहा है। ठीक है,
तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आया बच्चे? अच्छा, आपकी बुक में और चीजें नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आपके पास बेसिकली दो फॉर्मूलाज होते हैं ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। उसमें एक एम्पलीट्यूड का होता है, उसमें आप कहते हो कि ए नेट इक्वल है A1 स्क्वायर प्लस A2। इसमें दो वेव्स थी ना, तो हम दो का ही कंसीडर करते हैं। ये आपका नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज प्रूव करके दिखाना चाह रही हूँ, कॉस पाई। ठीक है। और आई नेट एक आपके पास होता है, वो आपके पास होता है I1 प्लस I2, दो के लिए है। अगर मोर देन टू वेव्स अप्लाई करोगे तो ये और मॉडिफाई हो जाएगा, I1 I2 cos थीटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मुझे पता है कि क्या होता है, कि कंबाइन होती हैं वेव्स, वेव्स कंबाइन होती हैं और जो आउटपुट आता है वो लार्जर आता है। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव में ये होता है कि दोनों आपस में ऑपोजिट होती हैं, तो ये कैंसिल भी कर सकती हैं। अभी तो हम लोगों ने जो वेव्स देखी थी ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, अगर फॉर एग्जांपल y1 का मैग्नीट्यूड था आपके पास 5, और दूसरे का मैग्नीट्यूड था आपके पास इससे थोड़ा सा ज्यादा था, तो जो आपके पास आउटपुट आया वो 1 के डिफरेंस से आया। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, एक ऑपोजिट, दोनों आपस में ऑपोजिट लग रही हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 5 की है ये भी 5 की है, तो तब तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और आपको कोई भी वेव नहीं मिलेगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में या तो आपके पास वेव्स कैंसिल हो जाती हैं, या वेव का आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कब मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो इससे मुझे ये पता लगता है, और आप मुझे बताओ कि 1 थीटा की मैं क्या वैल्यू रखूं तो 1 आएगा। जब मैं थीटा की वैल्यू रखती हूँ 0, 2 पाई, 4 6, 4 पाई, 6 पाई, ये सब वैल्यूज रखती हूँ, तो तब मेरे पास क्या आता है, cos थीटा 1 आएगा, और तब आपके पास आपकी वेव मैक्सिमम आएगी। ये आपको दिख रहा है कि ये सारे क्या है, ये इवन मल्टीपल है। अगर मैं मैथ्स में बोलूं तो हम इवन को ऐसे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसमें 1 रख रही हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है। इसमें मैं 2 रख रही हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 पाई। तो हमें ये पता लगा कि जो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो इवन पे चलती है। किस पे चलती है, इवन पे। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव में मुझे पता है कि मेरा थीटा क्या आएगा, मिनिमम। ठीक है। और थीटा मिनिमम तब आएगा जब आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू होगी -1, और -1 तब आती है जब आप पुट करो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। मतलब जब आप क्या पुट कर रहे हो, ऑड नंबर। और मैथमेटिक्स में ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला हम रखते हैं 2n+1 और पाई। अब इसमें 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई। इसी तरह 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 पाई। तो हमें ये पता लगा कि अगर आपके पास ऑड होगा तो आपके पास जो दोनों का सम होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, वो लेस होगा। इंटरफेरेंस कौन सी होंगी, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। ये वाली चीज आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बस ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको ये समझ आ जाए। तो कुछ सवाल है बच्चे आपका? ठीक है। इजी सा टॉपिक था। हमने रिफ्लेक्शन देखा। रिफ्लेक्शन सिंपली आपके पास क्या है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आपकी वेव ट्रेवल कर रही होती है, तो जैसे ही वो बाउंड्री के ऊपर टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी, वो बाउंस बैक करके आएगी, तो वो आपके पास होता है रिफ्लेक्शन। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि अगर, तो हम पहले सिर्फ बात कर रहे थे एक वेव की। ठीक है। एक वेव ट्रेवल कर रही है, लेकिन अगर मोर देन वन वेव ट्रेवल करेगी तो तब क्या होगा, तब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेरेंस का, और हम कहते हैं कि उन दोनों वेव्स जो ट्रेवल कर रही हैं, आपका वाई नेट उन दोनों वेव्स के सम के इक्वल आएगा। अब फिर उसमें आगे हमारे पास मजीद कॉन्सेप्ट आ गया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ के आ रहा है, वेव लॉन्गर आ रही है, तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आपके पास नेगेटिव है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, आपका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, तो वो आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये समरी थी इस टॉपिक की। होप सो बेटा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है।
और ये जो एंड में मैंने सिर्फ बताया, ये आपका इससे परेशान नहीं होना अगर समझ नहीं आया। ये सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट था, मैं आपको करके दिखा रही थी कि इवन कंस्ट्रक्टिव इवन के लिए कैसे होता है और डिस्ट्रक्टिव ऑड के लिए कैसे होता है। ठीक है? यस टीचर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।